झारखंड की धरती से जोहार बच्चों। झारखंड बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट चौथा देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इन सवालों को हल करने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। हम इस वीडियो में इन सभी सवालों को हल करके आपको क्या करेंगे, दिखाएंगे। ये झारखंड बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट चौथा है। इस मॉडल सेट को हल करने के लिए आपको कुल समय 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा और जो गुणांक होगा वो 40 मिनट का होगा। चलिए इस वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग सवाल पहला को देखते हैं। सवाल पहला देखिए, सवाल पहला बोला 135 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। सर आपके पास एक संख्या 135 है, इसको बोला अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम तो होने वाला नहीं है एग्जाम होगा नहीं तो इन सब वीडियो को देख के फायदा क्या है, इन सब वीडियो का फिर लाभ क्या मिलने वाला है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी आप जो पढ़ते हो एग्जाम की दृष्टि को रख के तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। आपको एग्जाम की दृष्टि में एग्जाम को सामने रख के तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखना चाहिए कि 10th क्लास के एग्जाम से फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। आपको अपने भविष्य के लिए भी क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप अपने भविष्य को सामने रख के पढ़िए, इस तभी आप कुछ ज़िंदगी में क्या कीजिएगा, कर पाइएगा। सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़िएगा तो कुछ बड़ा कर लेना संभव नहीं है। आप 10th क्लास की तैयारी कीजिए, साथ ही साथ ये सोच के कीजिए कि हमको भविष्य के लिए भी क्या करना है, पढ़ना है। आप एग्जाम के लिए मत पढ़िए, एग्जाम होगा नहीं होगा, आज होगा कल होगा, जब भी होगा आप तैयारी करते रहिए। जिस दिन आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, अगर तैयारी पहले से कंप्लीट है तो एग्ज़ाम आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप एग्जाम के साथ साथ आपको अपने भविष्य के लिए भी क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए सवाल पहला देखिए, बोला 135 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो स्वाभाविक बात है, इस तरीके से 135 रिजेक्ट कर दीजिए। गुणनखंडन तो आता है, अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले भाग किसे दिया जाता है, 2 से, 2 के बाद किससे, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ये भाग जाने का नियम है, आप क्या करते होंगे, जानते होंगे। टोटल 40 सवालों को हल करना होता है, तो 40 सवाल को अगर हम पूरा डिटेल हल करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ आप बता देते हैं, आप बाकी बात आपको क्या करना है, समझ लेना है। अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आके उन वीडियो को 1 बाय 1 क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये 2 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 से कितना बार में, 15 बार में, 3 से कितना बार में, 5 से, और 5 से कितना बार में, 1 बार में। इसका मतलब जो आंसर होगा वो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 होगा। वही ऑप्शन होगा जहाँ पे 3, देखिए सर 1 2 3 3 बार था तो 3 3 बार, 1 बार 5 था तो 1 बार कितना, 5। और यही क्या होगा, आंसर। आप आंसर इस तरीके से मिला सकते हैं। जब एग्जाम में कीजिएगा, जब एग्जाम दीजिएगा तो इसको गुना करके भी देख लीजिए। 3 3 9, 9 3 27, और 27 पच्चे 135 आना चाहिए। 3 3 9 3 27, और 27 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो ये आना चाहिए। 7 पचे 35, 7 में 3, 5 गुना 10 और 3 13, 135 आ रहा है। इस तरीके से आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो देखिए ये जो ऑप्शन है किस नंबर पे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब पहला का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। अगला दूसरा नंबर बोला है 26 तथा 91 का महत्तम समापत्ति कितना है, 13 है। सर दो संख्या, एक संख्या 26 है और दूसरी संख्या क्या है सर, 91 है, और इसका जो एचसीएफ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 13। तो आप तो बोला है 26 तथा 91 का ही क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। सर आपको एक बात पता होगा, हमने पहले भी बताए हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये हमेशा बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये हमेशा बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर। तो एक संख्या 26 है तो 26, दूसरी संख्या 91, तो 91 26 और 91 हमेशा बराबर होगा। इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 13 है तो 13, और एलसीएम बोला है तो एलसीएम इसको लिख दीजिए। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम है 13। यहाँ देखिए गुना में है, इधर आएगा तो कहाँ पे आएगा, भाग में। 13 का 13, 13 दूना 26, और 92 ना 91 को 2 से कीजिएगा तो 100 क्या आएगा, 82, और यही बराबर में क्या है, उधर एलसीएम है। इसका मतलब एलसीएम का मान कितना होगा, 182। अब गौर से देखिए 182 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब दूसरा का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है।
ये आसान था सर, ये आप याद रखिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये आपको भविष्य में भी क्या देगा, काम देगा। तीसरा बोला है कि 96 और 404, 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इनका आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मासा निकालना तो आपको आता होगा, है। आप यूक्लिड विभाजन से भी मासा निकालना क्या किए होंगे, सीखे होंगे। आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, लेकिन चलिए मासा निकाल के दिखा रहे हैं यूक्लिड विभाजन विधि से। सर जो बड़ी संख्या होता है उसको कहाँ पे रखा जाता है, 20 से। छोटी संख्या से क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। 96 है, 400 है, 4 बार 4 से भाग दीजिए, 6 चौके 24, 7 में 2, 9 चौके 36 और 2 38, 4 बार चल जा रहा है, कितना आएगा 384। तो यहाँ पे लिखिए 384, घटेगा 0 है, नहीं घटेगा 5 चलेगा, 10 10 20 हुआ। अब घटने के बाद इसको फिर से कहाँ ले आया जाता है, यहाँ लिया जाता है। कितना बार जाएगा, 4 बार 20 चौके कितना होगा 80, भाग दीजिएगा तो 6, एक कितना 16। अब इस कंडीशन में फिर इस 20 को कहाँ लाया जाता है, यहाँ कितना बार में, एक बार में जाएगा 16, 20 में 16 घटाइएगा तो 4, और फिर इस 16 को कहाँ लाया जाता है, यहाँ लाया जाता है 4 चौके 16। लास्ट में किस संख्या से भाग गया, 4 से, इसलिए इस संख्या का एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ क्या होगा 4, एचसीएफ क्या होगा 4। आपको इस तरीके से संख्या से क्या देते जाना है, भाग देते जाना है। लास्ट में जिस संख्या से पूरा भाग चला जाता है वही क्या होता है, एचसीएफ। और इस संख्या का जो एचसीएफ होगा वो कौन होगा, 4। आप देख सकते हैं 4 कौन से ऑप्शन में है, तो आपको पता चलेगा ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, बी में। अगला बोला है धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप में लिखा जा सकता है। धनात्मक समपूर्णांक होना चाहिए आपका धनात्मक है, धनात्मक के साथ आपका क्या होना चाहिए, समपूर्णांक। धनात्मक के साथ क्या होना चाहिए, समपूर्णांक। किस रूप में लिखा जा सकता है, ऑप्शन ए बोला है क्या इसको 2q+1 के रूप में लिख सकते हैं। बी बोला है क्या इसको 4q+1 के रूप में लिख सकते हैं। सी बोला है क्या इसको 4q+3 के रूप में लिख सकते हैं। डी ऑप्शन बोला है क्या इसको 2q के रूप में लिख सकते हैं। सर यहाँ पे क्या बोला है कि कोई धनात्मक होना चाहिए और समपूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक समपूर्णांक किस रूप में आता है, धनात्मक समपूर्णांक किस रूप में आता है, तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। आपको पता है समपूर्णांक क्या होता है, सम वो होता है सर जो दो के पढ़े में क्या आता है 2 4 6 8 10 वो सम होता है। यहाँ पे देखिए सर क्यू हर जगह है, तो आप अपने मर्जी से क्यू का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, चाहे सम लीजिए या विषम लीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक काम करते हैं, क्यू का मान हमको मन किया कि क्यू का मान 2 ले लिए, क्यू का मान क्या लिए 2। जब क्यू का मान 2 लीजिएगा तो हर जगह कोई ना कोई आंसर आएगा। क्यू का मान 2 बैठाएगा, 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़िएगा तो 5। क्यू का मान 2, 4 दूना 8, 8 में 1 जोड़िएगा तो 9, 4 दूना 8, 8 3 11 4 है। जब क्यू का मान यहाँ पे सम ले, एक काम कीजिए क्यू का मान विषम ले लीजिए, क्यू का मान क्या लीजिए 5 लीजिए, 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़िएगा तो 11, 5 चौके 20, 20 और 1 21, 5 चौके 20, 20 और 3 23, 5 लीजिएगा तो 5 दूना 10 है। अब देखिए क्यू का अपनी मर्जी से कोई भी मान ले सकते हैं। देखिए किस में जो आता है आंसर वो समपूर्णांक आता है। क्या सर 5 समपूर्णांक है, 11 समपूर्णांक है, नहीं, मतलब ऑप्शन ए होने वाला नहीं है। क्या 9 और 21 समपूर्णांक है, नहीं, ऑप्शन बी होने वाला नहीं। क्या 11 और 23 समपूर्णांक है, क्या ये दोनों संख्या 2 के पढ़े में आती है, तो बोलिएगा नहीं, इसका तो ये भी आंसर होने वाला नहीं है। इसका मतलब आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 4 भी आपका समपूर्णांक है और 10 भी आपका क्या है सर, समपूर्णांक है। क्यू का मान चाहे आप सम रखिए, क्योंकि हमने पहली बार सम रख के दिखाया, दूसरी बार विषम रख के भी दिखाया, कोई भी रखिए, चाहे क्यू का मान सम रखिए या क्यू का मान विषम रखिए, जो आंसर वो आएगा हमेशा सम आएगा, और सम एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में है। इसका मतलब सही आंसर इसका कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया, हाँ बिल्कुल। अगला सवाल की तरफ आते हैं। सवालों का लिस्ट काफ़ी लंबा है सर, है, अगर धीरे धीरे करते रहिएगा तो बहुत क्या होगा, दिक्कत होगा। बोला है 5वां नंबर बोला द्विघात बहुपद शून्यकों का योग होता है। यहाँ सर 5वां नंबर क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, बोला द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग होता है, और सही बात बोले तो इसमें शून्य एक द्विघात बहुपद दिया ही नहीं है। द्विघात बहुपद क्या सर, दिया ही नहीं है। अगर बोलेगा द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a है। लेकिन यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया ही नहीं है। जब बहुपद दिया ही नहीं तो शून्यकों का योग ज्ञात करना आसान नहीं है। तो ये सवाल नंबर 5वां ये क्या है, गलत है।
अगला बोला है यदि शून्यकों के योग तथा गुणनफल 4 और 1 है तो द्विघात बहुपद क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। बोला एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यकों का योग मतलब क्या सर, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा कितना है 1। तो द्विघात बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का हम तो आपको बताए थे। द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होता है, अल्फा गुना बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा गुना बीटा, और ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। इस तरीके से हमने आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना क्या किया था, बताया था। है एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कितना सर, 4, तो यहाँ पे 4 रखिएगा, इधर से क्या आएगा एक्स माइनस अल्फा गुना बीटा का मान क्या है 1 और ये बराबर का 0, और यही आपका सही आंसर होगा, और यही आपका क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। और ये किस ऑप्शन में है तो आपको पता होगा ना, यहाँ पे माइनस होता है सर, जो समीकरण है ना, इस समीकरण में याद रखिए माइनस होता है। द्विघात बहुपद का जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहता है तो एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा गुना क्या होता है, बीटा होता है। अब इसको बैठाइएगा तो 0 आएगा, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी में होगा। ऑप्शन ये किस में है सर, ऑप्शन नंबर सी में। याद रखिएगा इस चीज़ का उपयोग तब कीजिएगा जब एक द्विघात बहुपद का योग दिया रहता है, द्विघात बहुपद का क्या दिया हो, गुणनफल दिया हो। ठीक है, हाँ चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। बोला है अगला सवाल, बोला किसी बहुपद में px का ग्राफ नीचे दिया गया, बोला px के शून्यकों की संख्या बताना है। तो सर शून्य का सवाल तो एक पक्का आता है, अगर आप शून्य का सवाल अभी तक नहीं जाने हैं तो आपके लिए बहुत विडंबना की बात है। इसमें हमेशा पूछा जाता है px के शून्यकों की संख्या, और इस तरीके से ग्राफ है। तो देखिए सर x अक्ष को कितना बार काट रहे हैं, जब भी px के शून्यकों की संख्या बोलेगा तो x अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक बार, तो px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 है। बस इसमें क्या है सर, है एक ही सवाल कितना बार कीजिएगा, ये अगर अभी तक नहीं समझ आया तो आपको बड़ा दिक्कत है। बोला एक समीकरण युग्म कौन सा समीकरण युग्म है, 2x प्लस का 3y प्लस का 4 = 0, और फिर है 6x प्लस का 9y प्लस का 11 = 0 का बोला है कि इस समीकरण का समीकरण युग्म क्या होगा। सबसे पहले समीकरण युग्म के लिए आपको a1/a2 निकालना पड़ेगा, b1/b2 निकालना पड़ेगा, c1/ क्या निकालना पड़ेगा, c2 निकालना पड़ेगा। है सर ये जो रहता है वो a1/a2 होगा, a1/a2 मतलब 2/6, 2/6 मतलब कि क्या सर 1/3 काटिएगा तो है। ये जो y के साथ होता है वो b1 और b2 होता है, b1 और b2 3/9 काटिएगा तो क्या होगा सर 1/3। यहाँ c1/c2 4/11, ये कटेगा नहीं तो 4/11। यहाँ से गौर से देखिएगा तो a1/a2 1/3 है, ये बराबर है किसके बराबर है, b1/b2, क्योंकि b1 b2 भी 1/3 है, a1/a2 का मान भी 1/3 है, b1 b2 का मान भी 1/3 है, ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं, क्योंकि इसका मान 1/3 है, इसका मान 4/11 के आपस में बराबर नहीं। और इस कंडीशन में जब a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, इसका मतलब होता है कि समीकरण का कोई हल नहीं है। समीकरण का क्या होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। है या तो ऑप्शन कोई हल नहीं होगा, या तो ऑप्शन में होगा रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। आपको ये बात क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। है जब a1/a2 = b1/b2 होता है, नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तब रेखाएं समांतर होती है। जब रेखाएं समांतर होती है तो इस समीकरण का कोई हल होता नहीं है। मतलब 8वां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये कोई हल होगा नहीं। सवाल 9वां भी आप इसी तरीके से कीजिएगा। सवाल 9वां में भी 2 समीकरण दिया हुआ है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। आप कीजिएगा और देखिएगा कि क्या होता है। तो इसमें भी जो होगा आप देख लीजिएगा। बोला है 10वां नंबर बोला रेखीय समीकरण युग्म x = a और x = b का ग्राफीय निरूपण है। एक रेखीय समीकरण है जिसमें बोला है कि x बराबर क्या है, a है, और y x बराबर a और x बराबर b का ग्राफीय है, और x का मान क्या है, b है। इसका ग्राफीय निरूपण है, मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो सर देखिए है, ये मान लो एक अक्ष है x
एक्स डाइस वाई वाई डाइस है। अगर यहाँ पे x बराबर a है, मान लो यहाँ पे a होगा है, मान लो यहाँ पे कोई संख्या होगा 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 होगा, तो मान लीजिए x का भी कोई मान है और y का भी कोई मान है, x से x में है। मान लीजिए कि x का मान a है तो हमने इसको a माना, x का मान b है तो इसको क्या माना, b माना। तो इसका ग्राफीय निरूपित कैसे होगा, तो सर ग्राफ इस तरीके से सीधा ही खिंचाएगा, इस तरीके से क्या खींचेगा, सीधा। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। सवाल इस तरीके से भी दे सकता है कि यदि x का मान a है और y का मान b है, y का मान क्या है, b है, तब ग्राफीय निरूपित क्या होगा, तब ग्राफीय निरूपित एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। लेकिन जब x का मान भी a होगा और x का मान ही b होगा, दोनों x का मान दिया रहेगा या फिर दोनों जगह y का मान दिया रहेगा, तब रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। इस बात को आप क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। 11 नंबर बोला है कि 3x प्लस वाई बराबर 14, 3x प्लस वाई बराबर क्या है 14 और 2x माइनस वाई बराबर क्या है 1। तो y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान आप क्या कीजिए, निकाल लीजिए। अब तो इस समीकरण को हल करना तो आता होगा है, y का मान निकालना है तो हमको x को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। x को बराबर करना होगा तो यहाँ 2 है तो ऊपर वाले को 2 से गुना करना पड़ेगा, x का गुणांक 3 है तो नीचे वाले को किससे गुना करना, 3। इस पूरे समीकरण को गुना किया जाता है, 2 को 3 से करेगा 3 दूना 6x, 2 को y से गुना करोगे, 2 को y से गुना करोगे, हाँ 2 को y से गुना करोगे तो 2y, और 14 को 2 से गुना करोगे तो 28। यहाँ गुना करोगे 3 दूना 6x माइनस का 3y और बराबर का 3। चिन्ह अलग अलग रहता है तो जुड़ता है, 6 और 6x कितना x, 12x। नहीं, चिन्ह क्या, ये थोड़ी ना कटेगा सर, ये कटेगा ना, चिन्ह अलग है, घटेगा, ये जुड़ेगा और ये घटेगा, ये प्लस माइनस कटेगा, 3 और 2 कितना y, 5y, और 28 में 3 घटेगा तो कितना 5, यहाँ से कटेगा तो 5 बार में, इसलिए y का मान कितना होगा 5। और ये सिंपल सा आपका क्या होगा, आंसर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, डी पे। आप इस तरीके के सवालों को हल करना सीखे होंगे, है नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आके देख लीजिए। अगला बोला है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, एक है 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण है जो है ax प्लस by प्लस c के कितने हल होंगे। तो सर 2 चर का मात्र एक ही समीकरण दिया हुआ है ना, 2 चर का कितना समीकरण है, एक समीकरण। तो याद रखिए जब एक ही समीकरण दिया रहता है तब उस समीकरण के अनेक मान होते हैं, अनेक मान होते हैं। जैसे कि देखिए अगर हमने एक समीकरण लिखा x प्लस वाई बराबर 5, ये 2 चर का एक रैखिक समीकरण है x प्लस वाई, 2 चर का उपयोग हुआ है, x का उपयोग हुआ है, किसका उपयोग हुआ, y का। तो ये 2 चर का एक रैखिक समीकरण है। हम बोलेंगे इसके कितने मान होंगे, तो सर जब इसका मान सेटिस्फाइड करवाइएगा तो इसका मान कितना होता है, अनेक होता है। अब बोलिएगा अनेक कैसे होगा, सर अगर एक का x का मान 1 रखिएगा तो y का मान 4 होगा तब भी 5 होगा, अगर इसका मान 2 रखिएगा तो उकर मान 3 होगा, अगर मान 3 रखिएगा तो उकर मान 2 होगा, अगर इसका मान 4 रखिएगा तो उसका मान 1 होगा, इकरे मान 5 है उकर मान 0 होगा, है। अब बोले इतना होगा, नहीं सर अगर इसका मान माइनस का 1 रखिएगा तो उसका मान प्लस का 6 होगा, माइनस का 2 रखिएगा तो प्लस का 7 होगा, माइनस का 3 रखिएगा तो प्लस का 8 होगा। कितना भी आप यहाँ पे x और y के मान को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाइड करवा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक 2 चर वाला एक ही समीकरण दिया हो, जिस तरीके से यहाँ 2 चर का एक ही समीकरण दिया है, तब x और y के अनेक मान होते हैं। ये बात अपने दिमाग में क्या कीजिए, रख लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा अनंत मान होते हैं। 13 नंबर बोला x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 में क्या मान होगा। तो सिंपल सा है सर, x प्लस वाई का मान 14 दिया हुआ है और x माइनस वाई का मान कितना 4 दिया हुआ है। ऑप्शन को भी सेटिस्फाइड करके रख सकते हैं, नहीं तो इसको हल भी कर सकते हैं कि ये कटेगा, 2x बचेगा, 14 4 18 होगा, कटेगा कितना 9, और 9 को यहाँ पे रखिएगा तो फिर से जो आंसर आएगा उसको आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगला बोला है द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। 14 नंबर सर द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। यही आपका द्विघात समीकरण का क्या होता है, मानक रूप होता है। ये बात आप क्या करते हैं, जानते हैं। अगला बोला है एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूलों के वास्तविकता एवं समान होंगे, कब होंगे, जब तुम्हारा क्या होता है सर, है बोला एक द्विघात समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस का bx
प्लस का c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। वास्तविक एवं क्या होते हैं? समान होते हैं। एक द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान तभी होता है जब d का मान क्या होता है? 0। और d का मान मतलब कि d का मान क्या होता है? b का स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर किसके बराबर? 0 के बराबर। तो है ये b का स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर, तभी इसके मान आपस में क्या होते हैं? समान एवं इसके मूल वास्तविक क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन ऑप्शन इस तरीके से नहीं है। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में बोला है b/2a माइनस c/a माइनस b/2a और c/a। तो इसका जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो आंसर होगा माइनस b/क्या सर? 2a। जब माइनस b/2a कीजिएगा तभी इनके मान वास्तविक क्या होंगे? समान। अब कुछ लोग इसका आंसर आप याद रख लीजिए, एक द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक में बराबर तभी होते हैं जब माइनस b/क्या होता है? 2a होता है। अन्यथा आपको ये भी याद होना चाहिए d बराबर क्या होता है? b का स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तब इनके मूल वास्तविक क्या होते हैं? समान होते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। बोला एक द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 का विवितिका है। एक द्विघात समीकरण फिर से दिया हुआ है 9x² माइनस का 6x प्लस 1 का विवितिका है। विवितिका का मतलब d होता है। d का जो फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर माइनस का क्या होता है? 4ac। b कौन है सर? b का मान माइनस का 6, तो माइनस का 6 का क्या करना है? होल स्क्वायर करना, माइनस 4। a का मान है 9 और इसका मान 1। 6 का मान क्या होगा? माइनस 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 और 9 चौके 36 का 36। इसका मतलब d का जो मान आया, d का मान क्या आया? 0। और देखिए d का मान 0 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है। और निम्न द्विघात समीकरण का सूत्र है। द्विघात समीकरण का सूत्र आपको हमारे वीडियो में क्या करेगा? स्पष्ट रूप से मिलेगा। जब एक द्विघात समीकरण होता है तो अल्फा या बीटा निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है माइनस का b और प्लस माइनस रूट d बराबर क्या होता है? b का स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर का 2a। आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए और ये इम्पोर्टेंट है। क्या है सर? एक द्विघात समीकरण है। आप इस चीज़ का विस्तृत जानकारी है, ये फॉर्मूला आता कैसे, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इस चीज़ को हमने सिद्ध करके दिखाया है अपने इसी चैनल में प्रश्नावली 4.1 प्रश्नावली 4.2 के वीडियो में। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को एक बार क्या कीजिए? अवश्य देख लीजिए। एक द्विघात बहुपद होता है जिनके शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d, या d बोलो तो या फिर b का स्क्वायर माइनस का 4ac/2a है। ये क्या होता है? ये अल्फा और बीटा निकालने का सिंपल सा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। आप इसको एक बार हमारे चैनल में जाके अवश्य इस वीडियो को क्या कीजिए? देख लीजिए। आपको ये विस्तृत जानकारी आसानी से क्या आ जाएगा? समझ आ जाएगा। अगला बोला है 18 नंबर, बोला kx²। जो 18 नंबर है वो बोला है kx² प्लस का 4x प्लस का 1 बराबर 0 के मूल समान है। इनके मूल क्या है सर? इनके मूल है, बोला है मूल आपस में क्या है सर? समान है। तो k का मान ज्ञात करो। k का क्या करो? मान ज्ञात करो। तो मूल समान तब होता है जब d का मान क्या होता है? 0। और जब d का मान 0 होगा तो यहाँ से a, b और c तो हम निकाल ही सकते हैं। x² का गुणांक क्या होता है? a, तो x² को k से गुणा किया गया, इसका मान 4 और c का मान 1। d का फॉर्मूला क्या होता है? d का फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर माइनस का 4ac। ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। b का मान क्या है? 4, तो यहाँ पे 4 रखिएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस का 4। a का मान कितना है? k और c का मान 1 किसके बराबर? 0 के बराबर। सर देखिए 4 चौके 16। अरे सर स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा और 4 को k से गुना कीजिएगा तो 4 के बराबर का 0। ये 16 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या आएगा सर? माइनस में आएगा। आएगा? बिल्कुल बोलिएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या होगा? कटेगा। 4 एका 4, 4 चौके 16। इसीलिए जो k का मान आएगा, k का मान क्या आएगा? 4। और k का मान 4 किस ऑप्शन में है? तो k का मान 4 ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? सी पे। कहाँ पे? सी पे। तो 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। चलिए कोई बात नहीं। 19 पे आते हैं। 19 नंबर बोला है कि यदि b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो इनके मूल क्या होगा? अरे सर अभी तो बोले कि d का मान 0 बोलो या b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 बोलो, ये तभी होता है, ये जब होंगे तो इनके मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक। मूल क्या होते हैं? वास्तविक। और वास्तविक के साथ साथ इसके मूल वास्तविक के साथ साथ मूल क्या होते हैं? समान होते हैं।
मतलब जब d का मान 0 या b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होंगे। मतलब इस द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है और मूल समान भी होते हैं। समान होने का मतलब है कि अल्फा का मान और बीटा का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। है तो इसका कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर होगा बराबर और वास्तविक होगा। मूल इनके बराबर होंगे और साथ में क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ऑप्शन नंबर कहाँ पे, सी पे है। 20 बोला है एक द्विघात समीकरण x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण है x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 बराबर क्या है 0 के मूल होंगे। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को बैठाइए। x का मान अगर 0 आया तो वही उसका मूल होगा, और नहीं तो आपको हल करना आता होगा। अब बोलिएगा सर हल कैसे करेंगे। देखिए सर, एक्स स्क्वायर का गुना 1 और 6 को आपस में क्या किया जाता है, गुना। कितना आया, 6 है। इन दोनों को गुना करने के बाद जो गुणनफल होता है उसको इस तरीके से तोड़ा जाता है कि बीच बनाना चाहिए। बीच में क्या है सर, 1। तो ये तो टूटेगा सर 2 तिया 6 है। और एक मंद बुद्धि का बालक या बालिका भी जानेगा कि 3 में 2 घटा देंगे तो क्या आएगा, 1 जो बीच में क्या करना, लाना है। बस यही कीजिए। एक्स का स्क्वायर माइनस, सर बड़े वाले माइनस लाना है, मतलब बड़े वाले को कहाँ रखना होगा, माइनस। मतलब 3x को कहाँ रखेंगे, माइनस। और 3x में 2x को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और माइनस का 6 बराबर 0। सर देखिए 3x में 2x, यहाँ पे देखिए ये इस लाइन को देखिए। हम बता दें, आपको पता होगा ये बात, इस लाइन और इस लाइन में कोई फर्क होता नहीं है। इस लाइन देखिए x का स्क्वायर, यहाँ भी x का स्क्वायर, माइनस का x है तो माइनस का 3x में प्लस के 2x को करेगा तो माइनस प्लस माइनस घटेगा। 3x में 2x घटेगा तो 1x, माइनस का 6 तो माइनस का 6 बराबर का 0 तो बराबर का 0। ये तोड़ने का विधि होता है, ये गुणनखंडन करने की विधि होती है। अब इस विधि को क्लास 9 में भी क्या किए होंगे, सीखे होंगे। और जब क्लास 9th पढ़े होंगे तो क्लास 9th का प्रश्नावली 2.4 इस चीज़ को क्या किए होंगे, जान लेंगे। इसके बाद क्या किया जाता है, शुरुआत के 2 और अंत के 2 में क्या ले लिया जाता है, कॉमन। अब कॉमन लिया कैसे जाता है, x यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार है, कितना बार कॉमन निकलेगा, 1 बार। यहाँ से क्या बचेगा, x, और यहाँ से क्या बचेगा, 3 प्लस 2 और 6 में कॉमन क्या होगा, 2। यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ रहता है वही चीज़ इस ब्रैकेट के अंदर रहता है। दोनों जगह आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। है अब जब दोनों ब्रैकेट के में रहता है तो उसको एक बार क्या कर लिया जाता है, लिख दिया जाता है। यहाँ क्या बचा, यहाँ x बचा, और यहाँ से क्या बचा, 2 बचा। ये सभी किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर। इसका मतलब x माइनस 3 भी 0 के बराबर होगा। तो x का मान इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस। और यहाँ से x प्लस 2 भी बराबर के 0 बराबर होगा। तो x का मान इधर प्लस है तो माइनस का क्या होगा, 2। इसका मतलब ऑप्शन वो होगा जहाँ पे 3 और क्या है, माइनस का 2, वही आंसर होगा। जहाँ 3 और माइनस का 2 है वही क्या होगा, आंसर होगा। अब इसको गौर से देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपको लगेगा कि किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर किसी ऑप्शन में ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि इसका ऑप्शन ही गलत तरीके से क्या किया गया है, सेट किया गया है ना। ऑप्शन ही गलत है सर, ऑप्शन ही क्या है, गलत है। इसका सही आंसर होगा 3 और माइनस का 2। आपके जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सभी ऑप्शन आपके क्या है, गलत है। किताबों वाला जैसे पर तैसे छाप देता है, क्या है अपना छापे में बोका स्टूडेंट पढ़ते रहेगा। और जो ढेर बोका स्टूडेंट होगा वो सोचेगा कैसे कौन आंसर आएगा। है कोई बात नहीं, ऑप्शन क्या है सर, गलत है। ऑप्शन आपके सारे क्या है, गलत है। इसका सही आंसर होगा जो हम अभी बताएं, 3 और माइनस का 2। एक बोला 21 नंबर बोला एक एपी है, ठीक है भाई। एक एपी है 2, 6, 10 डॉट डॉट का सार्वंतर बोला है। कॉमन डिफरेंस कितना बढ़ाया गया सर, 2 से उछल के 6 में गया। कितना का अंतर, 4 का अंतर। सार्वंतर कितना होगा, 4। सार्वंतर निकालने का कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला बताएं कि A2 में A1 को क्या करो, घटा दो। A2 कौन है, 6, A1 कौन है, 2। 6 में 2 को घटा दोगे 4। ये क्या होगा, आंसर होगा। 22 नंबर देखो, 22 नंबर बोला एक एपी है 3, 8, 13, 18। चलो ठीक है भाई, एक एपी है तो हम एपी लिख देते हैं। एपी क्या है, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ये डॉट डॉट बोला है कि कौन सा पद बोला 78 है। कौन सा पद क्या है सर, 78 है। तो जब भी कोई भी पद बोले तो मान लिया जाता है कि एनवा पद 78 है सर। ये सब चीज़ एक के बारे में नहीं समझ आएगा। इन ऑब्जेक्टिव सवालों को पढ़ने से पहले बुक में की डिस्क्रिप्टिव सवालों को पढ़ा जाता है।
अब इतने ब्रिलियंट तो कोई भी बंदा नहीं कि एक के बार में ऑब्जेक्टिव ये समझ जाएगा, नहीं। इस सवाल को समझने से पहले आपको पार्ट 5वां एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़े तो ये सवाल को कैसे जानिएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ है तब भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा उपाय है। आप हमारे चैनल में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद क्लास 10th में जाइएगा, वीडियो को स्क्रॉल कीजिएगा, अब आराम से बाहर ही थंबनेल लगा हुआ है एपी का। एपी में इस चीज़ को हम विस्तार से क्या क्या समझाएं, आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, आपको एपी आसानी से क्या आएगा, समझ आ जाएगा। है, चलिए आप एक बार, उम्मीद है कि आप एक बार अवश्य उस वीडियो को क्या कीजिएगा, देखिएगा। अब देखना ना देखना आप पे निर्भर करता है। इस एपी का कौन सा पद क्या है सर, 78 है। तो मान लिए कि एनो पद क्या है, 78 है। अब एन का एक फॉर्मूला होता है, कुछ लोग सोचता है ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अरे सर ये फॉर्मूला बुक का है। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। ए कौन होता है सर, ए पहला पद होता है, पहला पद कौन है 3 एन माइनस 1, डी कितना सर 3 से 8 गया कितना सर 5, ये 78। अब देखिए सर यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत खतरनाक करते हैं, है। देखिए सर ये 3 इधर कहाँ है, प्लस में है, बराबर के इधर क्या है सर प्लस, उधर जाएगा तो क्या होगा सर माइनस, और 78 में 3 घटेगा तो होगा 75। ये बात समझ आया, बोले बिल्कुल। ये 5 कहाँ है सर, 5 गुना में है। उधर जाएगा तो क्या सर भागा में, और भागा में 5 जाएगा तो कितना 75 होता है सर, तो बोलिएगा 15 5 75 होगा, भाग में जाएगा तो 15। अब यहाँ देखिए सर एक यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे माइनस में था, एक यहाँ पे क्या था सर माइनस में था, 1 जाएगा तो प्लस में होगा, और 15 में 1 जोड़िएगा तो 16। एन का मान कितना है सर 16। इसका मतलब कौन सा पद 78 होगा, तो इसका 16वां पद क्या होगा सर 78 होगा, है। इसमें कोई दिक्कत, तो बोलिएगा नहीं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, है ऑप्शन 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 का ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा, है। अगले पे आते हैं, कौन से में आते हैं, सवाल नंबर 23 में बोला 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, है। सर क्या बोला है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। इस तरीके के सवालों को हल करने का हम आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं, और कोई तरीका होने वाला नहीं है। जब भी कितने गुणज होगा 10 और 250 के बीच किसका सर 4 का, तो इसको भी 4 से भाग दीजिए, और इसको भी किससे भाग दीजिए 4 से। कितना भाग में जाएगा 4 दूना 8, शेष 2 बचा, कोई मतलब शेष से कोई मतलब नहीं है। 4 या 24, 1 शेष बचा 0, 4 दूना 8, 2 बचा, है। यहाँ सर कितना आया, यहाँ से आया आपका 4 8 ने 4 छक 24 होता है सर, 4 छक 24 है। अभी क्या किया जाता है सर, यहाँ का जो भागफल आता है, जो बड़ा भागफल होता है उसमें, और जो छोटा का भागफल आता है उसको घटा दिया जाता है, घटाने से जो आएगा वही आंसर होगा। इसके बीच टोटल कितने 4 के विभाज्य होने वाली संख्या है, तो ये कितना होगा 60। और ये ऑप्शन नंबर आपका पता होगा, ये ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। अब इन सवालों को इस तरीके से क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा। क्या था सवाल, 10 और 250 के बीच 4 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हैं। 4 से भाग जाने वाली संख्या था, इसलिए 10 को हमने 4 से भाग किया, और 250 को भी किससे भाग दिया, 4 से भाग दिया। भागफल जितना आया तो बड़े भागफल में छोटे भागफल को क्या किए, घटा दिए, जो आया वही क्या आया, सही आंसर। ये मात्र एक लौता तरीका नहीं है इस सवाल को बनाने का, इन सवाल को, ऐसे सवालों को बनाने का और भी तरीके हैं, पर ये तरीका उन सभी तरीकों में सबसे क्या है, बेस्ट है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। सवाल नंबर 24 पे आते हैं। सवाल नंबर 24 बोला है प्रथम पद ए और अंतिम पद एल वाले एपी के एन पदों का योग ज्ञात करना है। अरे सर बोला प्रथम पद ए है, अंत पर है, प्रथम पद ए है, अंतिम पर एल है, एपी के एसएन पदों का योग ज्ञात करना। तो एसएन पदों का योग क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस एल। अब इसमें ऑप्शन कौन सा है, ये तो ऑप्शन आपको फंसा देता है। ऑप्शन क्या करता है, फंसा देता है। एसएन का योग बोला है, एसएन क्या बोला है, योग बोला है, n/2 इंटू ए प्लस एल, और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसमें कोई भी ऑप्शन क्या है सर, नहीं है। ऑप्शन देने वाला ही क्या कर दिया है सर, गलती कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, किताब छापने से पहले एक बार छापने वाले को ध्यान देना चाहिए कि हम जो क्वेश्चन छापे हैं क्या उसका आंसर सही मिल रहा है या नहीं। चलिए बोला त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में कौन सा कथन सत्य है। एक त्रिभुज है सर, इस तरीके से त्रिभुज है,
यहाँ ए बी सी है, और यहाँ जो है वो है पी क्यू आर है। इसका ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, और ये क्या है, यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बोला क्या है, तो सर देखिए त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है सर। यहाँ देखिए, यहाँ 4 था, 4 के बाद यहाँ 2 लिखा, मतलब आधा किया है। तो सर अगर पहली बार आधा किया तो हर जगह क्या क्या होगा, आधा किया होगा। 5 है तो 5 का भी क्या किया, आधा किया। 6 था तो 6 का भी क्या किया, आधा किया। मतलब ये सर ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। आपस में क्या है सर, समरूप है, क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हर जगह क्या है सर, बराबर है। आप समरूपता तो पढ़े होंगे, समरूपता क्या पढ़े होंगे, पाठ 6 में आप ये जाने होंगे। मतलब निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं होती है, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन जो समरूप नहीं होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई इस बात की कोई गारंटी नहीं कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। अगला बोला है 27 नंबर, बोला त्रिभुज एबीसी में एबीसी में डी समांतर क्या है, बीसी। मतलब फिर से एक त्रिभुज बोला है एबीसी, तो भाई बना दो त्रिभुज एबीसी, बनाने में कोई कष्ट नहीं। बोला एबीसी में डीई है, बीसी के समांतर है। भाई चलो हमारा डीई है, ये जो डी है वो बीसी के समांतर है, कोई बात नहीं। ऐसा जब सवाल आएगा तो थेल्सफोन में अप्लाई होगा, बस एक ही बात याद रखना है। फिर बोला है कि एडी बराबर 3 cm, एडी का मान है वो 3 cm के बराबर है। और ये भी बोला है, फिर बाद में बोला है कि बीडी बराबर 1.5 cm और ईसी बराबर 1 cm है। तो ए का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इतना कुछ वो दे दिया है, इतना कुछ क्या क्या है सर, दे दिया है। इतना लंबा चौड़ा महाभारत क्या क्या दिया हुआ है। बोला है त्रिभुज एबीसी में, हाँ भाई एबीसी में बीसी, ये जो बीसी है वो समांतर किसके है, डीई के है, ठीक है। और एडी बराबर 3 cm, यहाँ से देखिए एडी बराबर 3 cm दिया हुआ, यहाँ से देखिए एडी है तो एडी को यहाँ रखो। ये सीएम किस में है, सीएम इसके साथ गुना में इधर आएगा, तो सीएम कहाँ आएगा, भाग में आएगा। उधर क्या बचेगा, उधर 3 बचेगा, इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा है। मतलब एडी 3 होगा तो सीएम क्या होगा, 1 होगा। मतलब जब ये 3 होगा, एडी यहाँ से यहाँ जब ये 3 होगा तो सीएम कौन है सर, सीएम तो है, सीएम कहाँ है सर इसमें है 3 cm। अब फिगर में तो सीएम तो है ही नहीं, सीएम क्या है सर, है ही नहीं है। ये क्वेश्चन वो कहाँ सेट किया है यार, है। फिर बोला बीडी बराबर 1.5, चलो ठीक है। बीडी जो है वो बीडी है 1.5 सेंटीमीटर है, और ईसी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो ए का मान ज्ञात करो, ए का मान ज्ञात करना है, कैसे कैसे देता है। क्वेश्चन ही गलत है जनाब, ये क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। सवाल सही होने से ज़्यादा सवाल को क्या किया है, गलत प्रिंट किया है। ये सवाल क्या है सर आपका, गलत है। ये सवाल बनने वाला नहीं है, सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सुधारना होगा। सुधारने के बाद ये क्या करेगा, बनेगा। ये सवाल आपका गलत है। अगला बोला है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर, ठीक है भाई। 28 नंबर देखो, सवाल गलत है तो उसमें सर हम क्या कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना इसमें हम कुछ कर सकते हैं। इसमें बुक छापने वाले की गलती है। अब तो क्वेश्चन सेट करने वाला का गलती मानिए, या क्वेश्चन जो प्रिंट करा उसका गलती मानिए, किसी का भी गलती हो सकता है। हो सकता है कि मेरे पास जो किताब है उस किताब का ही सवाल प्रिंट होगा। हो सकता है कि अगर हम जो गूगल से सवाल को डाउनलोड करें उसमें सवाल सही हो सकता है। कोई बात नहीं। चलिए 28 नंबर बोला है कि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। चलो ठीक है भाई, यहाँ पे ए है, बी सी बोला है तो ए बी सी रखिए, और पी क्यू आर बोला है तो आपको यहीं पी रखना पड़ेगा, यहीं क्यू रखना पड़ेगा, यहीं क्या पड़ेगा, आर रखना पड़ेगा, है। दोनों समरूप है। एंगल ए का मान 30 है तो चलो ठीक है, एंगल ए का मान 30 डिग्री है। बी का मान 70 तो बी का मान कितना डिग्री, 70 डिग्री। और सी का मान 80 तो सी का मान 80 डिग्री। कोई बात नहीं है। तो क्यू का मान पूछा है, तो सर इसमें क्यू का मान पूछा है। जब ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है तो सर यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 होगा, यहाँ 70 तो यहाँ भी 70 होगा, यहाँ 80 तो यहाँ भी क्या होगा, 80। क्यू का मान पूछा है तो क्यू का मान क्या होगा, 70।
अगर P का मान पूछता तो P का मान 30 और R का मान पूछता तो R का मान क्या होता है 80। आपको Q का मान पूछा है तो Q का मान क्या होगा 70। और 70 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी क्या कीजिए, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ ये समरूपता की कहानी है, अब पाठ छठा में पढ़े होंगे। हाँ 29 नंबर बोला त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। दो समबाहु त्रिभुज इस तरह है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु। चलो ठीक है, सबसे बोला ABC, बना दो ABC है। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस तरह है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D है वो, D जो है वो BC का क्या है, मध्य बिंदु है। और यहाँ से आपको बनाना है BDE, तो BDE इस तरीके से बनेगा। BDE इस तरीके से क्या होगा, बनेगा। है डी BC का मध्य बिंदु है। तो बोले त्रिभुज ABC और BDE का क्षेत्रफल बताना है। आपको बताना है कि ABC का पूरा क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल का क्या होगा, अनुपात होगा। ये क्या करना है सर, बताना है आपको। ठीक है, देखिए सर ये बात बताओगा है, अगर दोनों समबाहु त्रिभुज है, दोनों क्या समबाहु त्रिभुज है, तो सर इसकी पूरी की मान 2 मान लीजिए, इसका मान लीजिए 2 इकाई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ भी 2 मान लीजिए है। डी क्या है सर, डी BC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा है। सर ये 2 है और ये क्या है, एक। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा, समांतर होगा मध्य बिंदु पर में। तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं सर, समरूप होते हैं। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये 2 है, अब जब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, और ये 1 है और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। मतलब इनका क्षेत्रफल इनके भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, इसका 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। मतलब जो इसका क्षेत्रफल होगा वो किस अनुपात में होगा, 4:1 में होगा। अब इस बात को क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला बोला 10 मीटर एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने के लिए भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। एक 10 मीटर का सीढ़ी है, एक 10 मीटर का क्या सीढ़ी है, वो बोला है दीवार पे टिकाने के लिए भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई खिड़की तक पहुंचती है। भूमि से 8 मीटर, ये भूमि से 8 मीटर यहाँ पे क्या है, खिड़की है, खिड़की तक क्या करती है, पहुंचती है। तो बोला दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले भाग की दूरी बताना। दीवार का आधार ये है, सीढ़ी का ये है, इसकी क्या करना है, दूरी। सर ये दीवार खड़ा होगा, हम आपको पहले बताएं कि 6, 8, 10 का क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। जब ये 8, 10 है, ये 8 है, तो ये क्या होगा 6, यहाँ से यहाँ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। और ये दूरी को पाइथागोरस प्रमेय से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अगला बोले, अगला देखते हैं। बोला एक समबाहु त्रिभुज ABC। ठीक है यार, एक समबाहु त्रिभुज, एक क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है। इसमें AC बराबर BC है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें AC बराबर BC है। AC ये रहा, BC ये रहा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये आपस में क्या है, बराबर है। और फिर बोला है कि AB का जो स्क्वायर है वो 2AC के स्क्वायर के बराबर है। तो सर कहीं ना कहीं ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है सर, समकोण त्रिभुज है। फिगर आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा जहाँ पे A, B और C इस तरीके से रखना होगा। तब AC बराबर क्या होगा, AB यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तभी इस चीज़ को क्या किया जाता है, प्रूव किया जाता है। आप याद रखिएगा कि C इस कंडीशन में कैसा कोण होगा, C इस कंडीशन में 90 डिग्री का कोण होगा। और हमको पहले सेट से भी बताते आए हैं कि जब भी आपको कोण पूछेगा कि वो कोण कितना डिग्री का होगा इस तरीके से, तो वो सामान्यतः 90 डिग्री ही होता है। 32 बोला वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा वृत्त के जिस भाग में टच करती है उस भाग को कहते हैं स्पर्श बिंदु। चलिए 33 बोला है यदि किसी वृत्त की 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या, याद करो एक वृत्त है,
दो समांतर रेखा खींचा गया, एक समांतर रेखा ऐसे और एक समांतर रेखा ऐसे, तभी होगा। इनके बीच की दूरी कितना है सर? इनके बीच की दूरी कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या बोला है सर, त्रिज्या कहाँ होगा सर? 10 होगा तो ऊपर 5 सेंटीमीटर, नीचे क्या सर? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या सिर्फ इतना दूरी होता है तो त्रिज्या कितना सेंटीमीटर होगा सर? त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगा। बस आसान है। इन सब सवालों में आपको किसी भी तरह का कोई जोड़ लगाना नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना होगा कि जब बुक पढ़ाया हो रहा था तो उसके अंदर वाली चीज़ों को आपको क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। बोला ओ केंद्र वाले वृत्त में PT और TQ दो स्पर्श रेखा है। ठीक है यार, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है। यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचा गया PT और TQ। इसका मतलब दोनों जगह पे T आ रहा है, मतलब T क्या है सर? बाहर। और जब D बाहर है तो यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। एक का नाम है PT और एक का नाम है TQ है। सर देखिए PT और TQ दो क्या है? स्पर्श रेखा है। इस प्रकार है कि एंगल POQ 80 डिग्री। ठीक है यार, एंगल POQ यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 80 डिग्री का है। तो बोला PTQ बताओ, PTQ बताओ। अरे सर ये कोण और यहाँ वाले कोण मिलके कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। ये 80 डिग्री हो गया तो इसके हिस्से में कितना आया? 100 डिग्री। ये होता कैसे है सर? एक बात याद रखिए, ये स्पर्श रेखा और यहाँ पे जो त्रिज्या मिलती है तो 90 डिग्री कोण बनाता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिलती है तो कितना डिग्री? 90 डिग्री है। आपको एक चतुर्भुज नजर आएगा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के 360। 90 90 180 हो ही जा रहा है। इन दोनों के हिस्से में 180 आया, ये 80 है तो वो कितना होगा? 100 डिग्री। बस है। इस तरीके से सवालों को क्या करना है? हल करना है। ऑब्जेक्टिव सवाल है सर है। जितना कम समय में आप सोच सकते हैं उतना ही आपके लिए बहुत कारगर होगा। बोला है स्पर्श रेखा पे खींची गई त्रिज्या उस पे होती है, लंब होती है। हाँ बिल्कुल। अगर एक वृत्त है सर, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा है और यहाँ से आप त्रिज्या खींचेगा तो ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री को ही क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। अगला बोला है R त्रिज्या वाले उस वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P है। जिसका कोण क्या है सर? P है। आपको त्रिज्या खंड का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। आपको ये बात पता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये होता है। लेकिन जब इस तरीके इसको आप ऑप्शन में मिलाइएगा तो ऑप्शन में कहीं मिलने वाला नहीं है। ऑप्शन में कुछ ऐसा किया गया है। क्या किया गया? ऊपर भी 2 से गुना कर दिया गया है और नीचे भी किससे गुना किया गया है? 2 से है। सर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये होता है θ/360 × πr²। लेकिन इसको ऑप्शन में दिया नहीं है। ऑप्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। क्या किया गया? इसके अंश और हर दोनों में 2 से क्या कर दिया गया? गुणा कर दिया गया है। क्योंकि किसी भी भिन्न में एक ही संख्या से अंश और हर में गुणा करने से उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो जब यहाँ पे आप 2 को यहाँ से गुणा कीजिएगा, ऊपर 2 से गुणा कीजिएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा है। और 360 को 2 से गुणा कीजिएगा तो ये बन जाएगा आपको 720 है। अब देखिए ये बना θ/720 × 2πr²। अब देखिए ये किस ऑप्शन में है? तो आपको नजर आएगा ऑप्शन नंबर सी में। इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला बोला है 37 नंबर बोला वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बोला वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मान लो वृत्त का केंद्र है, वृत्त की किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये कोई सवाल है? चलो कोई बात नहीं। बोला अगला 38 नंबर बोला एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी है सर, एक क्या है सर? घड़ी है। घड़ी में बीच में होगा तो बीच में कांटा होगा। कांटे की लंबाई कितना है सर? 14 सेंटीमीटर है। घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा सर? मान लीजिए घड़ी यहाँ 12 हो, यहाँ 1 हो रहा है, मतलब एक कितना मिनट आता है? 5 मिनट। इस 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल क्या करता है? घूमता है। आपको याद रखिएगा कि घड़ी है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है? 6 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री का क्या बनाती है? कोण बनाती है। तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएंगे? 30 डिग्री का है। जब 30 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहाँ थीटा का मान कितना आया? 30 डिग्री। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है θ/360 30/360 πr²। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना है सर? त्रिज्या कितना है? त्रिज्या आपका बोला है कितना है? त्रिज्या 14 है तो 14 गुना क्या होगा? 14 कटेगा 7 दूना 14
2 छक 12, दो जो है, इसको गुना कीजिएगा, हल कीजिएगा, जितना आएगा वो क्या आएगा, सही आंसर आएगा। ठीक है, आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जानते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। अगला बोला केंद्रीय कोण थीटा और आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सीधा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है θ/360 πr², ऑप्शन नंबर डी में। बोला त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त केंद्र का एक चाप पे 60 डिग्री कोण अंकित करते चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। फिर से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फिर से वही होगा θ/360 πr²। बस थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है, थीटा का मान 60 डिग्री है और जो आर है, आर का मान क्या है, 21 है। आप यहाँ पे 60 और 21 कीजिए, आंसर सही पे आप क्या कीजिएगा, पहुँच जाइएगा। ये आपका सेट चौथा का 40 सवाल रहा। वीडियो लंबा होता होगा जानते हैं, पूरी वीडियो में पूरा डिटेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक सवाल में अगर आप डिटेल करने लगेगा तो 40 सवालों को हल करने में कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे का समय चाहिए। आप इतना ही लंबा वीडियो तो नहीं देख पाते होंगे। आप यहाँ तक आए होंगे, इस बात की हमको भी कोई गारंटी नहीं है, हमको खुद विश्वास नहीं होता है आजकल के बच्चों पे। आजकल के बच्चे शॉर्ट वीडियो के ज़्यादा रुचि रखते हैं। इतना लंबा वीडियो उसको देखने नहीं हो, उम्मीद नहीं होता है कि वो देख पाएंगे। है जो बच्चे 10 सेकंड 20 सेकंड का वीडियो स्क्रॉल करने का जिसको आदत होता है, वो यहाँ तक वीडियो देख पाना उसके लिए असंभव सा फील होता है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ तक देखें तो अच्छी बात है, और नहीं देखें तो अब तो यहाँ तक आए ही नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए फिर से क्या कहते हैं, अगर आपने यहाँ तक देखा वीडियो पसंद आता है तो सर एक बार वीडियो को लाइक किया कीजिए। लाइक करने और ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस किसी को मोटिवेट मिलता है, मिलना या ना मिले कोई फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात आप अवश्य कीजिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको इस चैनल से निश्चित ही लाभ मिलेगा। है क्या होगा सर, आने वाला समय में आपके एग्जाम से संबंधित बहुत सारे वीडियो को इस चैनल पे क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। इससे आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो। और नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करने और ना करने से ना तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला है, ना हमको कोई फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते। ये मॉडल सेट झारखंड बोर्ड द्वारा मॉडल सेट चौथा था। अगला वीडियो आएगा मॉडल सेट 5वां का आएगा। उसके बाद कोशिश करेंगे अन्य ऑब्जेक्टिव सवालों को भी आपको क्या करेंगे, हल करके आपके लिए क्या करेंगे, लाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।